आदित्य गौरव पायलट फिजिक्स के ऑनलाइन सीरीज में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज का लेक्चर है हमारा पैरेललोग्राम लॉ के ऊपर, जो कि वेक्टर एडिशन का एक लॉ होगा हमारे लिए। आइए देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और किस तरीके से ये ऑपरेट होता है। ठीक है, पैरेललोग्राम में हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ में दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ में भी दो वेक्टर्स को ही ऐड करते हैं हम लोग। ट्रायंगल लॉ तब यूज करते हैं जब दो वेक्टर्स इंडिपेंडेंट टाइम में, यानी कि अलग अलग वक्त में ऑपरेट होता है। ठीक है, और पैरेललोग्राम लॉ हम तब यूज करते हैं जब दो वेक्टर्स साइमल्टेनियसली ऑपर करता है, यानी कि कोई ऐसा ऑपरेटर होता है जो कि किसी दो वेक्टर्स को साइमल्टेनियस फंक्शन के रूप में लेके आता है, साइमल्टेनियसली ऑपर कराता है उसे, उसमें हम लोग पैरेललोग्राम लॉ से ही दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं जो हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ये है यूज्ड टू ऐड टू वेक्टर्स फंक्शनेटिंग साइमल्टेनियसली, जो साइमल्टेनियसली ऑपर किया जाता है। जैसे कि एक वेक्टर है हमारा ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है हमारे पास बी वेक्टर, और दोनों वेक्टर्स के बीच की एंगल है थीटा। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ कैसे बनाते हैं हम लोग? तो इस लाइन के, इस ए वेक्टर के पैरेलल एक और लाइन होगी और बी वेक्टर के पैरेलल एक दूसरी लाइन होगी, जिसे हम जो मैग्नीट्यूड में ए और मैग्नीट्यूड में बी के बराबर होगी। तो जो डायगोनली अपोजिट लाइन होगा हमारे लिए, ठीक है, जो इनिशियल पॉइंट होगा, यानी कि जो हमारा टेल्स होगा दोनों फंक्शन का, वो अपने फाइनल पॉइंट की तरफ जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं उसका रिजल्टेंट, जो कि रिजल्टेंट होगा हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसी रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा r √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। सेम फॉर्मूला, सेम कंडीशन हमारे लिए ट्रायंगल लॉ के लिए भी हमने यूज किया था। आगे पहले इस दोनों फॉर्मूला के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं। मान के चलिए कि कोई एक फुटबॉल है हमारे पास, ठीक है, यहाँ एक फुटबॉल है, दो फुटबॉल खिलाड़ी एक ही टाइम में, यानी कि साइमल्टेनियसली इस फुटबॉल को हिट करते हैं। एक खिलाड़ी इधर से आके हिट करता है, एक खिलाड़ी इधर से आके किक करता है। तो फुटबॉल का डायरेक्शन क्या होगा? अगर दोनों तरफ से आने वाले खिलाड़ी जो हैं, लेट्स से ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से अगर इसे, इस फुटबॉल को किक करेंगे, तो पहले खिलाड़ी की वजह से फुटबॉल इधर जाना चाहिए था, दूसरे खिलाड़ी की वजह से जिसका नाम बी होगा, फुटबॉल को इधर जाना चाहिए था। लेकिन जब दोनों खिलाड़ी साइमल्टेनियसली, यानी एक ही टाइम में, एक ही वक्त में अगर इस फुटबॉल को हिट करेंगे, तो फुटबॉल ना तो इस वेक्टर की ओर जाएगा, ना तो इस वेक्टर की ओर जाएगा, और वो इसके इन बिटवीन निकलेगा। अब ये इन बिटवीन किस एंगल पे होगा हमारे लिए? तो उसके लिए हम लोग बनाएंगे पैरेललोग्राम। तो हमने कंप्लीट किया अपना पैरेललोग्राम, इसके पैरेलल ये और बी वेक्टर के पैरेलल बी मैग्नीट्यूड का, और दोनों के डायगोनल्स को हम ऐड करेंगे, तब जाके हमें मिलेगा क्या? रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये जो फुटबॉल हिट हो, जो हमारा किक हुआ है, वो अगर हम ए वेक्टर से एंगल ले ले अल्फा और बी वेक्टर से एंगल ले ले बीटा, ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? थीटा। तो अगर हम एक भी एंगल यहाँ पे फाइंड आउट कर पाते हैं, जैसे मान के चलिए हमने फाइंड आउट कर लिया अल्फा, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हम कैसे निकाल पाएंगे? बीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा। उसके लिए हमारे पास एक कॉमन फॉर्मूला होगा, tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा, और tan बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा b sin थीटा बाई b प्लस a cos थीटा। तो ये चार फॉर्मूला है जो हमें पैरेललोग्राम के रिगार्डिंग याद रखना है। पैरेललोग्राम लॉ कब यूज करेंगे? जब कोई फंक्शन साइमल्टेनियसली ऑकर होगा, एक ही टाइम में ऑकर किया जा रहा होगा, तभी यूज करते हैं इसे हम लोग। ठीक है, अब इससे एप्लीकेशन, ये फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला अचीव कैसे किया हमने? आइए इस फॉर्मूला को हम प्रूफ करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। ये था, हमने माना ए वेक्टर, इसे मैग्नीट्यूड वाइज ए मानते हैं, ये था हमारा बी मैग्नीट्यूड वाइज, और ये हमने पूरा कर लिया अपना पैरेललोग्राम। एंगल क्या था हमारा? थीटा, और यहाँ इस पॉइंट से हमने एक
परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करना है ए वेक्टर के लाइन में 90 डिग्री पे। तो मान के चलिए ये पॉइंट हमारे लिए O है, ये है A, ये है B, इसे हम मान लेते हैं C और ये पॉइंट हमारे लिए हो जाएगा D। अब चूंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी हमें क्या मानना होगा, थीटा। ठीक है। अब अगर हम उस ट्रायंगल की बात करें, एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम लोग बात करें, तो इन ट्रायंगल CAD, ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास, cos थीटा इज इक्वल टू होगा B बाई H, यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारे लिए यहाँ पे AD और हाइपोटेनस क्या है इस ट्रायंगल के लिए, AC। अब अगर ये B मैग्नीट्यूड का है तो ये भी मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारे लिए, B ही होना है। ठीक है। अब AD जो है हमारे पास, इसे हम मान लेते हैं AD और AC को हम लोग पुट करेंगे B। तो AD हमारे लिए हो जाएगा B cos थीटा एंड साइन थीटा के लिए अगर इस वैल्यू को हम इस ट्रायंगल में हम लोग सॉल्व करें साइन थीटा के रिगार्डिंग, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होगा P बाई H। तो P क्या होगा, P होगा हमारे लिए CD यानी परपेंडिकुलर, और H क्या होगा हमारे लिए हाइपोटेनस AC। ठीक है। CD जो होगा उसे हम CD ही रहने देते हैं और AC हमारे लिए क्या है, B। तो CD हमने क्या देखा, CD इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे B साइन थीटा। क्लियर है। अब जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड R था, तो इसे हमने रखना है क्या, R। क्लियर है। तो हमारे पास यहाँ पे एक और ट्रायंगल है और वो ट्रायंगल है हमारे लिए इन ट्रायंगल COD। CO और D ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी जहां पे हमने देखना है कि जो हमारा परपेंडिकुलर है वो यही है हमारे लिए, हाइपोटेनस वो ये है और बेस कौन सा लाइन है, ये O C और D। अब ये जो OD है हमारे लिए, OD वो क्या है, OA प्लस AD, OA प्लस AD। ठीक है। जहां पे हमारे पास OA का मैग्नीट्यूड क्या है, A, और AD का मैग्नीट्यूड क्या है, AD का मैग्नीट्यूड हमने निकाला है B cos थीटा यानी प्लस B cos थीटा, और CD हमारे लिए क्या है, B sin थीटा, B sin थीटा, और ये हाइपोटेनस हमारे लिए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो R इज इक्वल टू कितना होगा, R इज इक्वल टू हो जाएगा फॉर्मूला से, पाइथागोरस थ्योरम से, P स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब P क्या है, P है हमारे लिए B sin थीटा और बेस क्या है हमारे लिए B A प्लस B cos थीटा यानी B sin स्क्वायर। एक्चुअली इसे हम लोग स्क्वायर के टर्म में लिखते हैं, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस B sin थीटा का होल स्क्वायर। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमने मिलना है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा A प्लस B का होल स्क्वायर पे प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब इन दोनों फंक्शंस को अगर हम लोग पिक करें तो R स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आएगी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दोनों में से हम कॉमन लेंगे। ठीक है। तो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो कि 1 के बराबर होता है, इसलिए 1 को हमने नहीं लिखना है दोबारा, प्लस 2AB cos थीटा। ठीक है। तो R हमने क्या देखा, R इज इक्वल टू रूट अंडर स्क्वायर, जब हम लोग इक्वलिटी ट्रांजिशन में लाएंगे तो रूट आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये है हमारे लिए R की वैल्यू यानी कि रिजल्ट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर जो हमने यहां लिख रखा था। क्लियर है। अब है tan अल्फा की बारी। ठीक है। तो tan अल्फा क्या होगा, अल्फा इस एंगल को हम लोग बोलेंगे और बीटा है हमारे लिए ये एंगल। तो हमने एक एंगल प्रूफ कर लेना है, तो ये है हमारे लिए क्या, अल्फा। नाउ tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, P बाई B।
तो इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, तो CD यानी कि B sin थीटा, B sin थीटा बाई बेस क्या है हमारे लिए OD यानी कि A प्लस B cos थीटा, A प्लस B cos थीटा मीन्स अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स B sin थीटा बाई A प्लस B cos थीटा। ये है हमारी लिए tan अल्फा की वैल्यू। इसी तरीके से हम tan थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ऐसे अगर हम एक बार अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं तो बीटा की वैल्यू थीटा माइनस अल्फा करके भी निकाला जा सकता है। तो ये है हमारा पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ में हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो क्या है, दो वेक्टर को पैरेललोग्राम लॉ से तभी सॉल्व करते हैं जब दोनों वेक्टर साइमल्टेनियसली ऑकर होता है या टेंड्स टू साइमल्टेनियस, ठीक है। अब इस फॉर्मूला के बाद हमने इसमें कुछ शॉर्टकट्स भी याद कर सकते हैं। ये हमारे ईज के लिए होगा जब हम कुछ फॉर्मूलास को डायरेक्टली बना पाएंगे। उसमें सबसे कॉमन फॉर्मूला है जो कुछ हम देख सकते हैं, जैसे कि पहला, जब हमारे लिए थीटा 0 डिग्री हो, ठीक है, तो आर अगर cos थीटा 0 डिग्री है तो cos 0 डिग्री इक्वल टू क्या होना है 1। r इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और cos थीटा क्या होगा cos थीटा इज इक्वल टू 0 क्या होगा 1। ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी कि r इज इक्वल टू आएगा हमारे पास a प्लस b और ये किसी भी रिजल्टेंट के लिए मैक्सिमम वैल्यू होता है, यानी कि कोई भी रिजल्टेंट वैल्यू किसी दो वेक्टर के सम से बड़ी नहीं आ सकती है, ठीक है। जो है उसका जो सम होगा हमारे पास दोनों वेक्टर्स का वो हमारे लिए मैक्सिमम टेंडेंसी लाएगा उस वेक्टर के लिए, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं हमने 5 मीटर और 7 मीटर दो वेक्टर है हमारे पास, जिसमें एक का मैग्नीट्यूड है 5 मीटर और दूसरे का मैग्नीट्यूड है 7 मीटर। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है 5 प्लस 7, ठीक है। 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12 मीटर, यानी कि कोई भी फंक्शन अगर हम सॉल्व करेंगे ऐसा तो हमारे पास 12 यानी कि 12 मीटर से ज्यादा बड़ा आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या है हमारे लिए 12 होगी, जो कि किस डिग्री पे मिलेगी 0 डिग्री पे, ठीक है। दूसरी वैल्यू जो है हमारे लिए, अच्छा इसमें वेक्टर का जो एंगल होगा वो कैसे होगा, ये है हमारे लिए ए वेक्टर और ये है हमारे लिए बी वेक्टर। तो जो हमारे लिए थर्ड वेक्टर है यानी कि जो हमारे लिए रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इसी लाइन पर होगा और इन दोनों से बड़ा होगा, क्योंकि वो आर मैक्सिमम की तरफ जाने वाला है। अब है अगर वेक्टर का एंगल हो जाए हमारे पास 180 डिग्री, यानी कि cos 180 डिग्री इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है -1, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab -1। अब -1 क्या की वजह से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है ये फॉर्मूला, इस वजह से r इज इक्वल टू a माइनस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला के हिसाब से हमारी जो आंसर होगा वो होगा a माइनस b। शुरुआत में अगर हम कंफ्यूज होते हैं कि a का मैग्नीट्यूड बड़ा है या b का मैग्नीट्यूड, तो हमने उसे मॉड में रख लेना है। मॉड में वैल्यू आएगी तो हम नेगेटिव वैल्यू को टारगेट ही नहीं करेंगे, यानी कि अगर -2 भी आंसर है तो हमारे लिए जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगा 2। और ये जो वेक्टर है किसी भी दो वेक्टर का कौन सा वैल्यू होता है, ये होता है हमारे लिए मिनिमम वैल्यू। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड था 5 मीटर और 7 मीटर, यानी कि 5 मीटर एंड 7 मीटर, ठीक है। तो उनका जो मिनिमम मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा 7 माइनस 5, ठीक है, कितना आएगा 2। अगर हम उसे 5 माइनस 7 करते हैं तो -2, मैग्नीट्यूड माइनस नहीं हो सकता, इस वजह से हमें आंसर क्या बोलना है 2, यानी कि 2 से छोटा आंसर नहीं आ सकता है उन दो वेक्टर्स का जिनका मैग्नीट्यूड हो 7 मीटर एंड 5 मीटर। ये कब की कंडीशन है हमारे लिए, मान के चलिए एक वेक्टर है ये ए वेक्टर और ये वेक्टर है हमारे लिए बी वेक्टर। हमने बी को छोटा बनाया है, क्यों, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि ए का मैग्नीट्यूड हमारे लिए बड़ा है, बी का मैग्नीट्यूड हमारे लिए छोटा है। तो जो आर का वेक्टर होगा वो इन द साइड ऑफ हायर वेक्टर होगा, यानी कि इन द साइड ऑफ
ए वेक्टर, यानी ये होगा हमारे लिए क्या, आर वेक्टर। क्लियर? अब है नेक्स्ट, जब एंगल है हमारे लिए थीटा, यानी कि जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, जैसे मान के चलिए ये ए वेक्टर है, ये हमारे लिए बी वेक्टर है, और पैरेललोग्राम लॉ से जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो उसके डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पे कनेक्ट होगा। ये है आर वेक्टर हमारे लिए, दोनों के बीच एंगल कितना है हमारे लिए 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू क्या है, 0। cos 90 की वैल्यू 0 है, इसलिए r की वैल्यू क्या होगी, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 90। cos 90 0 होने की वजह से सारी क्वांटिटी 0 हो जाएगी 2ab वाली। इस वजह से आंसर हमारे पास क्या आएगा, केवल r इज इक्वल टू √a² प्लस b²। मीन्स हमने क्या देखा कि जो r की वैल्यू है, जो हमारे पास रिजल्टेंट की वैल्यू है, वो r max के टेंडेंसी से छोटी या इक्वल होनी चाहिए, और मिनिमम वाली वैल्यू से, जो कि 180 डिग्री पे मिलना है, और मैक्सिमम वैल्यू 0 डिग्री के लिए मिलना है। इन दोनों के इन बिटवीन लाइन कर सकता है। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू मिनिमम से छोटा नहीं होगा और मैक्सिमम से बड़ा नहीं हो सकता है। इसे ही हम बोलेंगे रिजल्टेंट के बीच का रेंज, यानी किसी भी दो वेक्टर के जो बीच का रिजल्टेंट रेंज है वो क्या है हमारे लिए, आर मिनिमम, यानी a माइनस बी आर, और ए आर मैक्स क्या है, a प्लस बी। इस वैल्यू के अंदर ही हमारा मैग्नीट्यूड रहेगा किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर का, चाहे वो पैरेललोग्राम लॉ हो, चाहे वो ट्रायंगल लॉ हो। तो ये तीन हमारे लिए शॉर्टकट्स अवेलेबल हो सकते हैं, जो कि मोर फ्रीक्वेंटली यूज में आ जाते हैं हमारे। अब एक और एंगल है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं 120 डिग्री की थिंग। न्यूमेरिकल बनाते वक्त या इलस्ट्रेशन करते वक्त 120 डिग्री भी इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वो क्या है, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। अच्छा, इस 120 डिग्री में खास ये रूल खास तब होगा जब हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर को के मैग्नीट्यूड को इक्वल चुनना है, यानी a इज इक्वल टू बी, यानी कि हमारा कंडीशन है थीटा हो 120 डिग्री और मैग्नीट्यूड a और b का इक्वल। जैसे ये है a वेक्टर और ये है हमारे लिए b वेक्टर, मैग्नीट्यूड वाइज a और b सिमिलर है। ठीक है, तो हम पैरेललोग्राम लॉ बनाएंगे। सबसे पहले पैरेललोग्राम पूरा करेंगे अपना। एंगल क्या है हमारे लिए 120 डिग्री, ये है हमारे लिए r वेक्टर। ठीक है, और अगर इसका tan अल्फा और tan बीटा चुनना चाहें तो आप खुद निकाल सकते हैं अपने फॉर्मूला पे। ये भी होगा हमारे लिए 60 डिग्री और ये भी होगा हमारे लिए 60 डिग्री ड्यू टू सिमेट्रिकल नेचर। ठीक है ना, a और b इक्वल होने की वजह से हमारे यहाँ पे सिमेट्रिकल नेचर लाई करेगा, और सिमेट्रिकल होने की वजह से एंगल जो होगा 120 का हाफ होगा 60 और 60। तो r इज इक्वल टू क्या होगा, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 120। अब cos 120 इज इक्वल टू -1/2 होता है। ठीक है, और a और b चूंकि मैग्नीट्यूड में इक्वल है तो हम b को भी क्या मान सकते हैं, a। 2 into a into cos 120 इज इक्वल टू -1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाना है हमारे लिए, तो r इज इक्वल टू √a² प्लस a² एंड माइनस a²। तो ये दोनों क्रॉस आउट होगा, तो r इज इक्वल टू हमारे पास आंसर क्या आएगा, a, और a इज इक्वल टू किसके हैं, b। तो जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 120 डिग्री हो और दोनों वेक्टर्स अपने मैग्नीट्यूड में बराबर हो, यानी a वेक्टर और b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो वो a इज इक्वल टू b हो, इक्वल हो, तो जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है वो वन ऑफ द वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड ही आंसर होता है। यानी हम a या b चूंकि दोनों इक्वल होंगे तो r। जैसे मान के चलिए 10 न्यूटन और 10 न्यूटन के लिए दो वेक्टर है, a वेक्टर है, b वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन एंड 10 न्यूटन, दोनों के बीच की एंगल है 120 डिग्री। तो रिजल्टेंट कितना आएगा इस वक्त, इसका सीधा आंसर आएगा हमारे लिए 10 न्यूटन। यानी ऐसे क्वेश्चंस को बनाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं आंसर। क्लियर है?
कुछ सिमेट्रिकल फॉर्म्स को बनाने के लिए हम एक और एंगल पे काम करते हैं, तो वो है हमारे लिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए इज इक्वल टू बी। तो 90 डिग्री की थ्योरी हमने क्या देखी है, आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब ए और बी इक्वल होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी को हम ए लिख सकते हैं इज इक्वल टू क्या 2a स्क्वायर, यानी r इज इक्वल टू हमें मिलेगी रूट 2a और a चूंकि b के इक्वल है तो रूट 2b। ऐसे क्वेश्चंस हमारे सिमेट्रिकल फॉर्म्स को सॉल्व करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें अगर 90 डिग्री के साथ दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हो तो आंसर किसी एक का रूट 2 टाइम्स वैल्यू जो होगा वो हमारा आंसर का रेशियो होगा। और जो हमारा अल्फा एंड बीटा होगा वो सिंपल, चूंकि सिमेट्रिकल फंक्शन है हमारे पास a इज इक्वल टू b है, इसलिए 90 डिग्री अगर एंगल है हमारे पास तो जो हमारा एंगल होगा अल्फा और बीटा का वो कितना होगा, हाफ एंड हाफ मींस 45 और 55। अगर ये a वेक्टर हो और ये अगर हमारा b वेक्टर है, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल, तो जो हमारा पैरेललोग्राम है ये है r। अब r इज इक्वल टू क्या है, रूट 2a और रूट 2b, रूट 2a और रूट 2b, जब a इज इक्वल टू क्या है हमारे लिए b और ये है हमारे लिए 90 डिग्री, तो दोनों एंगल्स कितने होंगे 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये आप tan अल्फा और tan बीटा वाले फॉर्मूला से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये है कुछ जनरल शॉर्टकट्स जो इन मोर फ्रीक्वेंट यूज में रहते हैं हमारे फिजिक्स में, फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो ये है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हमने देखा वेक्टर एडिशन, एक था हमारा ट्रायंगल लॉ, दूसरा है हमारा पैरेललोग्राम लॉ और तीसरा होता है हमारे लिए पॉलीगन लॉ। अब पॉलीगन का मतलब क्या होता है, पॉलीगन का मतलब होता है जिसमें ज्यादा साइड्स अवेलेबल, जैसे ज्योमेट्रिकल लैंग्वेज में हम लोग पॉलीगन बोलते हैं जिसमें 4 से ज्यादा लाइंस कनेक्शन हो, जैसे कि पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन एंड एक्सेट्रा। अब ये रेगुलर भी हो सकती है, इररेगुलर भी हो सकती है। तो हमने यहाँ पे देखना है दोनों फॉर्म्स को। तो नेक्स्ट है हमारा पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ, अब ट्रायंगल लॉ में हमने क्या देखा कि ट्रायंगल लॉ में एक ट्रायंगल फॉर्म करता है, पैरेललोग्राम में एक पैरेललोग्राम फॉर्म करता है, और उस पैरेललोग्राम में वेक्टर तो 2 हैं बट जो टोटल साइड्स आएगा हमारा वो 4 आएगा। ठीक है, तो अब क्या करें, पॉलीगन लॉ में हमारे पास 2 से ज्यादा वेक्टर्स होने चाहिए, 2 से ज्यादा यानी कि कम से कम 3 वेक्टर, उसके बाद 4 वेक्टर, 5 वेक्टर, इनको हम कंबाइन करते हैं पॉलीगन के फॉर्म में। पॉलीगन की हिंदी होती है बहुभुज। ठीक है, मान के चलिए हमारे पास कुछ वेक्टर्स हैं, लेट्स से ए वेक्टर, ठीक, फिर है हमारे लिए बी वेक्टर, फिर है हमारे लिए सी वेक्टर, फिर है हमारे लिए डी वेक्टर। तो इनिशियल पॉइंट क्या था हमारे लिए 10, ये पॉइंट, फाइनल पॉइंट था क्या हमारे लिए ये। ठीक है, तो अब चलिए अगर हम ए वेक्टर और बी वेक्टर को एज ए ट्रायंगल लॉ मेथड अचीव करें, एज ए ट्रायंगल लॉ हम देखें तो ट्रायंगल लॉ से ये कनेक्ट होगा। ट्रायंगल लॉ से हमने क्या देखा है कि दोनों वेक्टर्स को हम जोड़ देते हैं, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। फिर ये वेक्टर, ये लाइन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ये वेक्टर सी वेक्टर, ये एक अनदर ट्रायंगुलर फॉर्म में है, यानी इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा हमारे लिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी कि जो एक है, और तीसरा है हमारा सी वेक्टर। ठीक है, फिर ये वेक्टर का लाइन और ये वेक्टर का लाइन फिर एक कॉम्बो बना रहा है हेड टेल का, फिर यहाँ पे एक रिजल्टेंट आएगा जिसे हम बोलेंगे आर वेक्टर, और आर वेक्टर फिलहाल यहाँ पे कितना शो होगा, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड प्लस डी वेक्टर। तो अगर डी नहीं होता, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर होता, तो भी ये पॉलीगन लॉ का ही हिस्सा माना जाता। एक चीज ध्यान रखें, पॉलीगन लॉ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। हमने पॉलीगन लॉ को सॉल्व करना होता है दो वेक्टर्स के सेट में। ठीक है, जैसे पहला ए वेक्टर बी वेक्टर को सॉल्व करके हमने क्या अचीव करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर, फिर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर
का जो आंसर आएगा उसको सॉल्व करना है सी वेक्टर के साथ। फिर हमारे पास आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर उसको यानी ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को सॉल्व करना है डी के साथ, ठीक है। और जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमारे लिए होगा रिजल्टेंट वेक्टर। डायरेक्टली इसका कोई तरीका नहीं होगा अंटिल हम उसे कोऑर्डिनेट फॉर्म में ना लिखें। ये पॉइंट एक और चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जैसे कि इस पॉइंट पे हम देख सकते हैं कि हर वेक्टर का एक का हेड दूसरे के टेल को कनेक्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर ये फंक्शन जो है वो साइमल्टेनियस नहीं है। बट पॉलीगॉन लॉ में साइमल्टेनियस फंक्शन होने का भी चांस बेशक रहता है, जिसे हम आगे जाकर के सुपरपोजिशन मेथड भी बोलते हैं। एक वेक्टर, दो वेक्टर, तीसरा वेक्टर और फोर्थ वेक्टर। मान के चलिए यहाँ पर एक कोई बंदा खड़ा है, ठीक है। चार लोग उसे चारों डायरेक्शन में खींच रहे हैं रस्सी के सहारे, रस्सी से बांध के उसे खींच रहे हैं। हो सकता है सबका एंगल अलग अलग हो, ठीक है। तो अगर एंगल अलग अलग होगा तो सबको हम सेट में ही सॉल्व कर पाएंगे, तो इसको डायरेक्टली सॉल्व करने का कोई मेथड नहीं होगा अंटिल हम शॉर्टकट्स ना यूज करें इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिसिटी। क्लियर? और अगर ऐसा कोई तरीका नहीं है तो जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो स्टिल होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। इसे सॉल्व करना सीखेंगे हम कि कैसे इसे टारगेट कर सकते हैं, इस ऐसे क्वेश्चंस को जिसमें पॉलीगॉन्स लॉ के सहारे हम लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं। फिलहाल यही बेसिक है हमारा पॉलीगॉन लॉ को लेकर के। हाँ, इसमें पॉलीगॉन लॉ में एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वो है हमारे एंगल्स का, वेक्टर के बीच का एंगल। जैसे यहाँ पे तो दो वेक्टर्स के बीच में टेल है, तो यहाँ पे जो एंगल सस्टेंशन है वो ठीक है, बट इस कंडीशन में ए और बी के बीच का एंगल कौन होगा? ये वाला, ठीक है। फिर ए प्लस बी और सी के बीच का एंगल कौन सा होगा? वो होगा हमारे पास ये वाला। फिर इसके बीच और इसके बीच का एंगल कौन होगा? उसके लिए जो एंगल होगा वो होगा हमारा ये वाला, यानी ये होगा θ1, θ2 और इसे हम बोल सकते हैं θ3। तब जाके ही हम सॉल्व कर पाएंगे अपना क्या रिजल्टेंट पॉलीगॉन लॉ के सम को। और नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। मान के चलिए अगर पॉलीगॉन लॉ का अगर हम एक मोर और लेस सबसे सिंपल एग्जांपल देखें तो ये कोऑर्डिनेट फॉर्म के रूप में लिखा हो सकता है, ये ट्रायंगल लॉ से भी हो सकता है, ये पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से भी हो सकता है। मान के चलिए हमने दो वेक्टर लिया, ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप, जो भी यूनिट में अवेलेबल होगा वो यूनिट सेम होगा सबके लिए। बी वेक्टर अवेलेबल है हमारे लिए 2i कैप माइनस 4k कैप। क्लियर? अब अगर हमने देखना है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ये ट्रायंगल लॉ भी है, ये पैरेललोग्राम लॉ के भी कंडीशन में आएगा हमारे लिए। तो दोनों ही लॉ से काफी इजी है हमारे लिए निकाल पाना कि हम सिमिलर क्वांटिटीज को जोड़ते हैं, जैसे i को i से ही कनेक्ट कर सकते हैं, j को j से और k को k से। तो 2 + 2 इज इक्वल टू क्या होगा? 4i कैप। j है 3j कैप, बट इसमें j कैप एब्सेंट है, तो क्या लिखेंगे? +3j कैप। और k क्या है हमारे पास? बस माइनस है, n वेक्टर में अनअवेलेबल है k का फंक्शन, तो ये है हमारे लिए 4k कैप। और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था? r = √x² + y² + z²। यानी यहाँ पे जो हमारा इसका मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 4² + 3² माइनस 4²। ठीक है, ये तो दो वेक्टर्स के कंडीशन के बीच है। मान लीजिए तीसरा वेक्टर अगर अवेलेबल होता है सी वेक्टर भी अवेलेबल होता है हमारे पास, जिसे हम बोलते हैं i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो वेक्टर का सम क्या होता? पॉलीगॉन लॉ का शिफ्ट होता, यानी a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। अगर प्लस का एडिशन का ही फंक्शन है तो सेम फंक्शन कैसे जोड़ेंगे? तो सारे i को एक जगह जोड़ेंगे, 4 4 1 कितना होगा? 5i कैप। फिर j की बारी आएगी तो 3 + 1 यानी +4j कैप। फिर k के लिए -4 और प्लस k यानी +1 आएगा -3
k कैप। ये है r वेक्टर। तो r क्या है हमारे लिए, रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस y की जगह पे क्या है 4 का स्क्वायर और z की जगह पे क्या है प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये है हमारे लिए आंसर। क्लियर है? ऐसे फंक्शंस में अगर हम देखें, एक एग्जांपल था हमारा ये, दूसरा एग्जांपल रहा ये, और अगर मान के चलिए तीसरा एग्जांपल अगर हम देखते हैं इसी पे, तो वो पॉलीगन के इररिलेवेंट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के बनाया जा सकता है, जिसमें डायरेक्ट एडिंग का फंक्शन ना हो, उसमें सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है और उसमें कोई मल्टीप्लायर भी अवेलेबल हो सकता है। जैसे a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर क्या होगा, तो a वेक्टर क्या है हमारे लिए 2, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इसे लिख भी सकते हैं 3j कैप माइनस b वेक्टर क्या है हमारे लिए, b वेक्टर है 2i कैप माइनस 4k कैप, 2i कैप माइनस 4k कैप प्लस 2, और c क्या है हमारे लिए i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू, सारे वैल्यूज को हम सॉल्व कर लेंगे और नेट मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलिए अगर इसे हम डायरेक्ट भी करना चाहें तो ये है 2i कैप, ये माइनस साइन इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2i कैप, दोनों क्रॉस आउट हो जाएंगे, तो बचेगा हमारे पास ओनली 2i कैप। फिर j कैप को देखें तो ये 3j कैप और ये 2 जो मल्टीप्लाई होगा तो 2 यानी कि 5j कैप। फिर हम k को टारगेट करते हैं तो k है हमारे लिए माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस 4k कैप, और ये 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2k कैप यानी प्लस 4 और 2 6k कैप, यानी जो इसका मैग्नीट्यूड होना है वो है 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ये आंसर हमारे लिए होगा इस रिजल्टेंट के रिगार्डिंग। यही और ज्यादा कॉमन टेंडेंसी होता है वेक्टर के कोऑर्डिनेशन सम की थ्योरी के लिए, जिसमें हम आसानी से कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल होते हैं हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज के टर्म में, हम उसे आसानी से ऐड कर लेते हैं और हमारा रिजल्टेंट मिल जाता है। ये कंडीशनल नहीं होता है, ये नॉन कंडीशनल सेगमेंट होता है। ठीक है, ये नॉन कंडीशनल एडिशन हो सकता है हमारे लिए, और ये सब हमारे पास यानी कि ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन लॉ और पैरेललोग्राम लॉ कंडीशनल एडिशन की थ्योरी होती है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं। इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।